हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 का है, सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 नागरिक शास्त्र का है और नागरिक शास्त्र के पाठ 2 संविधान निर्माण का है। और संविधान निर्माण से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न इसमें रखा हूँ। इसका भी कम से कम 2 या 3 सेशन जाएगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण पाठ है, तो इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन रखना ज़रूरी हो गया है। तो 2 या 3 सेशन इसमें से जाएगा। तो चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चालू करते हैं। पहला सेशन ये आपके पास जा रहा है। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, विनी मंडेला थे, या डेसमंड टुटू थे, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला, विनी मंडेला, डेसमंड टुटू, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला थे। इनको 1964 में गिरफ्तार कर दिया गया था। गिरफ्तार किया गया था, देशद्रोह का मुकदमा चला था और 1993 में इनको रिहा किया गया। तो ये श्वेत और अश्वेत के बीच में जो खाई हो गई थी उसी को पाटने का काम किया है। अश्वेत लोगों के लिए इन्होंने संघर्ष किया और राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने श्वेत और अश्वेत दोनों को समान रूप से मानकर समान रूप से दर्जा दिया। तो प्रश्न नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान है? भाई प्रधान नहीं है, प्रावधान है। प्रावधान नहीं रहता है। तो शासन के प्रमुख अधिकार नहीं रहता, या शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता, या विधायकों के अधिकार नहीं रहते, या देश का नाम नहीं रहता। प्रश्न नंबर 2, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो प्रावधान में शासन प्रमुख के अधिकार का वर्णन रहता है। शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। विधायकों के अधिकार रहते हैं, देश का नाम रहता है। यहाँ पूछ रहा नहीं रहता, तो नहीं रहता है शासन प्रमुख का नाम। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखें, संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है? संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो ऑप्शन देखते हैं। सरकार का निर्माण करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, या समाज को विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, या सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, या उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। तो प्रश्न नंबर 3, संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो संविधान की आवश्यकता में उपर्युक्त सभी कारणों से संविधान की आवश्यकता पड़ती है।
तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ? 26 मार्च 1994 को, या 26 अप्रैल 1994 को, या 26 मई 1994 को, या 26 जून 1994 को। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ? 26 मार्च 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को, 26 मई 1994 को, या 26 जून 1994 को। तो प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार का अंत हुआ 26 अप्रैल 1994 को। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने वर्ष बिताए? प्रश्न नंबर 5, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने वर्ष बिताए? 25 वर्ष बिताए, या 26 वर्ष बिताए, या 28 वर्ष बिताए, या 30 वर्ष बिताए? प्रश्न नंबर 5, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने वर्ष बिताए? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष, या 30 वर्ष? तो प्रश्न नंबर 5, नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए थे 28 वर्ष। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत की सेवा का क्या अर्थ है? जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत की सेवा का क्या अर्थ है? लाखों लोग जो कष्ट भोग रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की सेवा जिन्होंने बहुत से कष्ट उठाए, अस्पृश्य समुदायों की सेवा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत की सेवा का क्या अर्थ है? लाखों लोग जो कष्ट भोग रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की सेवा जिन्होंने बहुत से कष्ट उठाए, अस्पृश्य समुदायों की सेवा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत की सेवा का क्या अर्थ है? लाखों लोग जो कष्ट भोग रहे हैं उनकी सेवा करना ही भारत की सेवा है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 352 अनुच्छेद हैं, या 375 अनुच्छेद हैं, या 395 अनुच्छेद हैं, या 402 अनुच्छेद हैं? प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 352, 375, 395, या 402? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये ऑप्शन देख लें। दिसंबर 1996 में, दिसंबर 1944 में, दिसंबर 1990 में, और दिसंबर 1946 में। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दिसंबर 1996, दिसंबर 1944, दिसंबर 1990, या दिसंबर 1946 में? तो भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 देख लें।
संविधान सभा की बैठक कितने दिन हुई, यानी कि संविधान सभा की बैठक कितने दिन चली है, कुल बैठकें कितनी हुई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। संविधान सभा की बैठकें कुल कितने दिन हुई, 100 दिन, 114 दिन, 129 दिन या 150 दिन। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो संविधान सभा की कुल बैठकें हुई हैं 114 बैठक। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेवल योजना या क्रिप्स मिशन योजना। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान 2 देशों में विभाजन हो गया। भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान 2 देश उभर कर आए। कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। बेवल योजना 1945 में बुलाई गई और क्रिप्स मिशन योजना 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 में आया। तो चलिए भाई, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया, तो ये किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया। संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया। 1947 में संविधान सभा का गठन किया गया या 1948 में संविधान सभा का गठन किया गया या 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया या 1950 में संविधान सभा का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया। 1947 में, 1948 में, 1946 में और 1950 में। तो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। जुलाई में इलेक्शन होता है, अगस्त में बुलाई जाती है बैठक और सितंबर में गवर्नमेंट शपथ लेती है, 14 सदस्यीय गवर्नमेंट। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य शेष बचे थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो संविधान सभा के सदस्यों का भी विभाजन होगा। 389 कुल सदस्य थे, पर जब विभाजन हो गया तब कितने सदस्य बचे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 210 सदस्य या 308 सदस्य या 299 सदस्य या 289 सदस्य। भारत पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य शेष बचे, तो शेष सदस्य बचे थे 299। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या सच्चिदानंद सिन्हा थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन
ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14। यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, या महात्मा गांधी से, या जवाहरलाल नेहरू से, या अबुल कलाम आज़ाद से? प्रश्न नंबर 13। यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या अबुल कलाम आज़ाद? तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया पत्रिका से संबंधित हैं महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब दी गई? नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब दी गई? 1961 में दी गई, या 1962 में दी गई, या 1963 में दी गई, या 1964 में? प्रश्न नंबर 14। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब दी गई? तो नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी 1964 में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। कब से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया? कब से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले, गोरे लोग और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया? 1947 में, या 1948 में, या 1949 में, या 1950 में? प्रश्न नंबर 15। कब से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया? तो संघर्ष किया गया था, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 1950 में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16। प्रारूप कमेटी के सदस्य टी कृष्णाचारी किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से बिलोंग करते हैं? प्रारूप कमेटी के सदस्य टी कृष्णाचारी किस राज्य से बिलोंग करते हैं? किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से थे, या महाराष्ट्र से, या तमिलनाडु से, या केरल से? प्रश्न नंबर 16। प्रारूप कमेटी के सदस्य टी कृष्णाचारी किस राज्य से हैं? तो ये हैं भाई तमिलनाडु राज्य से। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, या 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, या 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, या 5 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? चलिए भाई, प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 3 बार बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। संविधान पर लगभग 3 वर्षों में इतने दिन गंभीर चर्चा हुई। ये प्रश्न घुमा के आपके सामने आया है। इस प्रश्न को एक बार रखा हूँ, पर ये फिर से बदल दिया गया है, घुमा दिया गया है। बताने का प्रयास करें, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि संविधान पर लगभग 3 वर्षों में इतने दिन गंभीर चर्चा हुई। तो कितने दिन गंभीर चर्चा हुई है? 111 दिन, या 112 दिन, या 113 दिन, या 114 दिन? चले भाई,
कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कितने दिन चर्चा हुई है। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा पर लगभग 3 वर्षों में कितने दिन गंभीर चर्चा हुई है? तो ये चर्चा हुई है 114 दिन भाई। समझ गए? अब ये प्रश्न दिमाग में आया होगा, इसके पहले सीधा सीधा पूछा गया था, अभी घुमा दिया गया है प्रश्न को। चलिए, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी से संबंध थे? सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी से संबंध थे? मार्क्सवादी पार्टी से, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, या कांग्रेस पार्टी से, या प्रजा पार्टी से? प्रश्न नंबर 19, सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी से संबंध थे? मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या प्रजा पार्टी से? तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी संबंध थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, अबुल कलाम आज़ाद जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 20, अबुल कलाम आज़ाद जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रश्न नंबर 20, भारत में जन्म हुआ था इनका, या सऊदी अरब में जन्म हुआ था? सऊदी अरब है भाई, ये ईरान है, ऐसा समझेंगे। भारत में, सऊदी अरब में, ईरान में, या इराक में? भारत में, या सऊदी अरब में, या ईरान में, या इराक में? प्रश्न नंबर 20, अबुल कलाम आज़ाद जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये भाई ईरान है, ईरान है, समझ गए? ये भारत है, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये इराक है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक, या लाल कृष्ण आडवाणी थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, या बलराज माधोक थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या बलराज माधोक? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये फिर से 18 चालू हो गया है। आप नंबरिंग को सही कर लेंगे या ऐसा भी लिखेंगे तो आपको तो प्रश्न से मतलब है, आपको प्रश्न और उत्तर से मतलब है। नंबरिंग सही कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं नंबरिंग फिर से यही डाल लेंगे। आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए। मेन मकसद मेरा ये है कि आपको किसी भी पार्ट से कोई ही प्रश्न कहीं से भी अगर एग्जामिनर पूछता है, बोर्ड में, गृह परीक्षा में, या कोई छमाही पेपर में, तिमाही पेपर में, या वार्षिक पेपर में, तो आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। उद्देश्य ये है, नंबरिंग पे ध्यान न देकर आपको हर प्रश्न को लिखना है, याद करना है, 2-3 बार देखना है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अच्छे से व्याख्या करनी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 फिर आ गया। दक्षिण अफ्रीका में किस आधार पर भेदभाव किया जाता था? दक्षिण अफ्रीका में किस आधार पर भेदभाव किया जाता था? खान पान के आधार पर,
कामकाज के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर या पढ़ाई लिखाई के आधार पर। प्रश्न नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका में किस आधार पर भेदभाव किया जाता था? खान पान के आधार पर, कामकाज के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर या पढ़ाई लिखाई के आधार पर। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, त्वचा के रंग के आधार पर। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, नेल्सन मंडेला को जेल से कब रिहा किया गया? नेल्सन मंडेला को जेल से कब रिहा किया गया? 1990 में रिहा किया गया या 1991 में या 1992 में या 1993 में? नेल्सन मंडेला को जेल से कब रिहा किया गया? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? चलिए भाई, नेल्सन मंडेला को जेल से कब रिहा किया गया? तो नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया था 1993 में। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण अफ्रीका के अंतरिम संविधान के अंतर्गत कितने सदस्य राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था की गई? कितने सदस्यीय राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था की गई या राष्ट्रीय सभा में कितने सदस्यों को रखा गया? दक्षिण अफ्रीका के अंतरिम सरकार या अंतरिम संविधान के अंतर्गत कितने सदस्य राष्ट्रीय सभा में रखे गए? तो 380 सदस्य या 400 सदस्य या 410 सदस्य या 432 सदस्य। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण अफ्रीका के अंतरिम संविधान के अंतर्गत कितने सदस्य राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था की गई? तो राष्ट्रीय सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई भाई? तो 400 सदस्यों की व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसने भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई? प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने या अबुल कलाम आज़ाद ने या महात्मा गांधी ने? किसने भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई? तो ये भूमिका निभाने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है। इसमें सबसे पहला काम क्या होना था? अध्यक्ष का चुनाव। तो अध्यक्ष का चुनाव, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष में किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये बहुत पढ़े लिखे थे क्या? नहीं। बहुत आंदोलनकारियों में ज़्यादा इनका नाम था क्या? नहीं। तो फिर क्यों भाई ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया? तो इनको चुना गया, ये संविधान सभा में सबसे ज़्यादा उम्र के थे। तो अब तो समझ गए होंगे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या तेज बहादुर सप्रू को? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? एच.सी. मुखर्जी को कहा जाता है या सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है या जयपाल सिंह को कहा जाता है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 23,
भारतीय संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? H.C. मुखर्जी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, जयपाल सिंह को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? तो भारतीय संविधान सभा का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन किस तारीख को माना जाता है? प्रश्न नंबर 24 दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन किस तारीख को माना जाता है? 26 अप्रैल 1994 को या 26 अप्रैल 1995 को या 26 अप्रैल 1990 को या 26 अप्रैल 1991 को? प्रश्न नंबर 24 दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन किस तारीख को माना जाता है? तो ये माना जाता है 26 अप्रैल 1994 को। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला इसी दिन राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भाई नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला ने किस तारीख को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? अभी व्याख्या में आपको बताया था, अब तो आप समझ ही गए होंगे। नेल्सन मंडेला ने किस तारीख को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किया? तो 26 अप्रैल 1994 को या 26 अप्रैल 1995 को या 26 अप्रैल 1996 को या 26 अप्रैल 1997 को? तो नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की शपथ ली थी 26 अप्रैल 1994 को। यही दिन दक्षिण अफ्रीका में स्वर्णिम दिन माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया? प्रश्न नंबर 26 नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया? 1964 में, 1965 में, 1974 में या 1975 में? प्रश्न नंबर 26 नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया? 1964 में, 1965 में, 1974 में या 1975 में? तो नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला था 1964 में। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और ये नेल्सन मंडेला है भाई, नेल्सन मंडेला है, टाइपिंग में मिस्टेक है, नेल्सन मंडेला है। चलिए प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 दक्षिण अफ्रीका की सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? दक्षिण अफ्रीका की सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 60 सदस्य या 70 सदस्य या 80 सदस्य या 90 सदस्य? प्रश्न नंबर 27 दक्षिण अफ्रीका की सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 60, 70, 80 या 90 सदस्य? तो दक्षिण अफ्रीका की सीनेट में सदस्यों की संख्या रखी गई थी 90 सदस्य संख्या थी सीनेट की। और उसमें संविधान सभा के जो निचला सदन था उसमें रखी गई थी 400, निचले सदन में 400, उच्च सदन में 90। समझिए। अब प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में कितने दिन लगे? प्रश्न नंबर 28 दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 5 माह 28 दिन लगे या 2 वर्ष 10 माह 28 दिन लगे या 1 वर्ष 10 माह 28 दिन लगे या 1 वर्ष 5 माह 14 दिन लगे?
प्रश्न नंबर 28, दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में कितने दिन लगे? तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में लगे थे 1 वर्ष 10 माह 28 दिन लगे थे। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? ये तो अभी आप बताए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनने में कितना वर्ष लगा? 1 वर्ष 10 माह 28 दिन। अब पूछा जा रहा भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, या 1 वर्ष 1 माह 18 दिन। प्रश्न नंबर 29, भारत का संविधान बनने में कितना दिन लगा? तो भारत का संविधान बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1948 में लागू हुआ भारतीय संविधान, या भारतीय संविधान 1947 में लागू हुआ, या भारतीय संविधान 1942 में लागू हुआ, या भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लगा। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है, विभाजित सदस्यों की संख्या नहीं पूछी जा रही। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछी जा रही, विभाजित नहीं पूछी जा रही। ये सोच समझ के उत्तर देने का प्रयास करना भाई। तो 380 सदस्य थे, या 389 सदस्य थे, या 299 सदस्य थे, या 300 सदस्य थे। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी भाई, 389। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32, भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया, या ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया, या भारतीय संसद द्वारा किया गया, या भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 32, भारत के संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, या भारतीय संविधान सभा द्वारा? तो भारत के संविधान का निर्माण किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय नहीं भी रहेगा तब भी आप संविधान सभा द्वारा। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक गणराज्य, या संसदीय सरकार, या एकात्मक सरकार, या स्वतंत्र न्यायपालिका? प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान सभा की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य ये विशेषता है, संसदीय सरकार विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता है। विशेषता नहीं है तो एकात्मक सरकार नहीं है,
यहाँ नहीं पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है, लचीला तथा कठोर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 34 भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है, लचीला कठोर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। लचीला भी है, कठोर भी है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 भारतीय संविधान कैसा है? प्रश्न वैसा है पर ऑप्शन में चेंज है, ऑप्शन चेंज हैं। चलिए भाई कमेंट के माध्यम से उत्तर बताने का प्रयास किया करें कि आपके कितने प्रश्न खुद सही हो रहे हैं, आप अपने आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। कमेंट में बताएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत सार्थक है या नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है, अलिखित है, अंशतः लिखित तथा अंशतः अलिखित है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान कैसा है भाई? भारतीय संविधान लिखित है। देखिए उत्तर चेंज हो गया। भारतीय संविधान लिखित है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 प्रारंभ में अंग्रेज भारत किस रूप में आए? प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए? धर्म प्रचारक के रूप में आए, या खोजकर्ता के रूप में आए, या शासक के रूप में आए, या व्यापारी के रूप में आए? प्रश्न नंबर 36 प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए? तो प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए? तो आए थे व्यापारी के रूप में। व्यापारी के रूप में भाई। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र दिया गया, कब दिया गया? प्रश्न नंबर 37 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र दिया गया, कब दिया गया? 1688 में, या 1600 में, या 1699 में, या 1700 में? प्रश्न नंबर 37 1688, 1600, 1699 या 1700 में? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र दिया गया 1600 में। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, या 1861 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा? प्रश्न नंबर 38 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या 1861 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा? तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में,
1774 में, 1737 में या 1750 में। तो प्रश्नों को अच्छी तरह समझेंगे, ऑप्शन को अच्छी तरह समझेंगे तो एक दूसरे से प्रश्न जुड़े रहते हैं, एक दूसरे प्रश्न से उत्तर को आप निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि उनको पहले व्याख्या में बता रहा हूँ और बाद में वही प्रश्न में आ रहे हैं, तो आप अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सेशन को 2-3 बार देखेंगे और नोटबुक में लिखेंगे तो आपके लिए कोई भी अध्याय कठिन नहीं लगेगा। आपकी जुबान पर पूरा कोर्स रटा दूंगा यदि आप 2-3 बार सेशन को देखते हैं और नोटबुक में लिखते हैं। तो इस तरह आपको रटा दूंगा, बिना मेहनत के आप हर अध्याय को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया गया, भारत की रानी कब घोषित किया गया? तो 1833 में, 1892 में, 1858 में या 1861 में। प्रश्न नंबर 40, महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी या महारानी या सामग्री कब घोषित किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1833 में या 1892 में या 1858 में या 1861 में। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया था 1858 में। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? प्रश्न नंबर 41, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? तो अनुदार दल की सरकार थी या उदार दल की सरकार थी या मजदूर दल की सरकार थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? अनुदार दल, उदार दल, मजदूर दल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार थी, मजदूर दल की सरकार। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42, भारत सचिव के पद का सृजन कब किया गया? भारत सचिव के पद का सृजन कब किया गया? 1909 में किया गया या 1861 में किया गया या 1935 में किया गया या 1858 में किया गया। प्रश्न नंबर 42, भारत सचिव के पद का सृजन कब किया गया? 1909 में, 1861 में, 1935 में या 1858 में। तो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था 1858 में। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 31 दिसंबर 1929 को या 2 अक्टूबर 1969 को। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 31 अक्टूबर 1929 को लक्ष्य रखा गया।
और 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। समझ गए चारों ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? तो अब आप समझ गए होंगे 31 दिसंबर 1829 को। 31 दिसंबर 1829 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को, क्योंकि 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम कांग्रेस द्वारा साइमन को दिया गया था, इरविन को दिया गया था, साइमन नहीं, इरविन को 31 अक्टूबर 1929 तक इरविन को अल्टीमेटम दिया गया था, पर इरविन ने उन कांग्रेस की बातों पर विचार ही नहीं किया। जब विचार नहीं किया तो 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया। तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44, भारत के परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत के परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 44, भारत के परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा। तो भारत के परिषद का निर्माण किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय ला सदस्य कौन थे? केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय ला सदस्य कौन थे? प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन देखें। ये दादा भाई नौरोजी थे, या तेज बहादुर सप्रू थे, या महात्मा गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 45, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय ला सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, महात्मा गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले भारतीय ला सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में किस दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है? ब्रिटेन में मजदूर दल भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में था और 1945 में इलेक्शन होता है तो भारत में आज़ादी की एक किरण जग जाती है। अब आपको इतना इशारा कर दिया हूँ, कमेंट के माध्यम से बताएंगे किस दल की सरकार बनी। चलिए भाई प्रश्न पे आते हैं। 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में किस दल को आशातीत सफलता मिली? तो मजदूर दल को, या उदार दल को, या अनुदार दल को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46, 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन में किस दल को आशातीत सफलता मिली? तो ये सफलता मिली थी मजदूर दल को। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे प्रधानमंत्री, या चैम्बरलेन थे प्रधानमंत्री, या क्लीमेंट इटली थे प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता के समय, या उपरोक्त में से कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 47,
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, चैम्बरलेन, क्लीमेंट एटली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। कृषि योजना को दिवालिया बैंक के नाम, भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा किसने प्रदान की? प्रश्न नंबर 48, कृषि योजना को दिवालिया बैंक के नाम, भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा है, संख्या नहीं। चेक की संज्ञा किसने दी? संज्ञा है भाई, संज्ञा है, संख्या नहीं है। फिर से प्रश्न को समझें। कृषि योजना को दिवालिया बैंक के नाम, भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा किसने प्रदान की? संज्ञा है, संज्ञा किसने प्रदान की? गांधी जी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो कृषि योजना को भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संख्या किसने प्रदान की? तो ये प्रदान किया था भाई महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और ये संख्या नहीं, ये संज्ञा है भाई। फिर से लिख दे रहा हूँ, संज्ञा है, समझिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 49, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे बात समझ लें। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। ये फैसला लिया जाता है। बैठक कहाँ होती है? बम्बई में। ये बैठक में ये फैसला लिया जाता है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। और उसी समिति में, उसी बैठक में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया। कौन सा नारा था? करो या मरो। तो ये करो और मरो का नारा आप समझ गए होंगे किसने दिया। तो सीधे उत्तर पे आ जाते हैं, महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो को नारा महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया? कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया? 1942 में, 1943 में, 1945 में या 1946 में? कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया? 1942, 1943 में, 1945 में या 1946 में? तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 51, कैबिनेट मिशन योजना में कौन सदस्य हैं? कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सदस्य थे, ये आपको बताना है। तो सर पैट्रिक लॉरेंस थे क्या, या सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, या सर A.B. अलेक्जेंडर थे, या उपर्युक्त सभी सदस्य थे? प्रश्न नंबर 51, कैबिनेट मिशन योजना में कौन सदस्य थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर A.B. अलेक्जेंडर या उपर्युक्त सभी सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में उपर्युक्त सभी सदस्य थे भाई। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जा रहा है।
तो अध्यक्ष आपको बताना है। तो अध्यक्ष तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। पर यहाँ पे ऑप्शन में लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में हम उत्तर देंगे। समझिए, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं हैं, तो हम जो उपाध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष के रूप में उत्तर देंगे, निकटतम उत्तर। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे या जवाहरलाल नेहरू? अंतरिम सरकार दिया जा रहा भाई, संविधान सभा नहीं दिया जा रहा, अंतरिम सरकार। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, पर वो है नहीं ऑप्शन में, तो गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 52, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। फिर आपको याद दिलाते हैं कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाएं, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी हम मेहनत कर पाएंगे। और आपका इस समय छुट्टी चल रही है, तो आपकी इस छुट्टी में भी हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सेशन को बार बार देख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, पर एक काम अधूरा हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनको बढ़वाने का प्रयास करें और सेशन को 2-3 बार देखें। छुट्टी आपकी चल रही है, 2-3 बार सेशन को देखें, मनोरंजन भी होगा, सेशन भी देखेंगे और नोटबुक में लिखें। तो चलिए अब इस सेशन का यहीं पर समापन करते हैं। ये अध्याय ऐसा है कि कम से कम 2-3-4 सेशन आपके पास भेजना पड़ेगा, तभी इस अध्याय को आप समझ पाएंगे। और इस अध्याय से इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं भी कोई भी कंपटीशन हो या आपके पेपर में ज़रूर 2-3 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।